नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुमार विश्वास द्वारा जो केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है उस पर। लेकिन इस पर बात करने से पहले ज़रा एक बार कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर क्या आरोप लगाया है, ज़रा एक बार इसे आप सुन लीजिए। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। तो सुना आपने केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि केजरीवाल सत्ता के इस कदर भूखे हैं कि वो देश के 2 टुकड़े तक करने के लिए आमादा है। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसे कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लिया है और पंजाब के स्थानीय सरकार चन्नी ने इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार से बाकायदा सिफारिश कर दिया है। केंद्र भी इस मुद्दे को चुनाव में बहुत ही गंभीर तरीके से उठा रही है और केजरीवाल की जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा कर रही है और ये आरोप भी लगा रही है कि उनके सहयोगी ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। केजरीवाल क्या सत्ता के लिए देश के 2 टुकड़े तक के लिए भी तैयार थे? और ये बात सिर्फ कुमार विश्वास ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उनके पूर्व सहयोगी रही अलका लांबा, गुल पनाग जैसे वरिष्ठ नेता ने भी मीडिया में आकर इस बात को बाकायदा रखा है। जरा एक बार उसे भी आप सुनिए। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। मीडिया से आप मिलते हैं एक शब्द, कुमार विश्वास झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसी बात नहीं की, या फिर कुमार विश्वास सच बोल रहा है, मैंने ऐसी बात की। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर सच बोल रहे हैं। जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस मुद्दे को हर विपक्षी दल हाथों हाथ ले रही है। लेकिन क्या इसका फायदा केजरीवाल को होगा या दोनों पार्टियों? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां केजरीवाल पर हमलावर हैं, क्या इसका फायदा बाकायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी को क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि इसका फायदा इन दोनों पार्टियों को होने वाला है इस मुद्दे को उठा के। लेकिन केजरीवाल ने इस तरह के बयान पर कुमार विश्वास के बारे में क्या कहा है, जरा सुनिए। केजरीवाल को आतंकवादी क्या क्या वोट मांग रहे हैं? मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है?
कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। तो आपने सुना, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो स्वीट आतंकवादी हैं, जो कि दिल्ली में अस्पताल बनवाते हैं, गरीब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं और स्कूल बनवाते हैं। वो ऐसे स्वीट आतंकवादी हैं। तो ये समझिए, इस पर भी बीजेपी से जो जुड़े नेता हैं या जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के संगठन पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वो इन सारे चैरिटी को करते हैं और बाकायदा स्कूल भी बनवाते हैं और वहाँ के स्वास्थ्य पर भी खर्च करते हैं, लेकिन वो आतंकवादी भी तैयार करते हैं। तो क्या इस तरह की तुलना कर वो केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर चुनाव में कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं? ये जो मुद्दा है, दरअसल ये आरोप जो है पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कई लोग, इन्हीं पार्टी से जुड़े हुए लोग आकर इस तरह के आरोप लगाए थे। तो क्या केंद्र सरकार ने इस पर कोई जांच नहीं की? क्या स्थानीय सरकार जो पंजाब की सरकार है और वो भी एक बॉर्डर स्टेट राज्य है, तो क्या उन्हें इस तरह के चीज को संज्ञान में लेकर जांच नहीं करनी चाहिए थी? और इसी पर केजरीवाल एक चुनाव सभा में, जनसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं। जरा इसे भी सुनिए। उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी मैं कहाँ भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा, एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो सुना आपने केजरीवाल को, वो किस तरीके से विपक्षी दलों पर हमला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है। तो आप सोचिए, क्या इसका फायदा किसी और पार्टी को होगा जो कि दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? क्या अगर वो इस तरीके की बात उठाते हैं तो मुझे लगता है इसका फायदा किसी अन्य पार्टी को तो नहीं होने वाला है, इसका सीधा फायदा केजरीवाल को ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जनता पसंद भी करती है और वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और वो एक संवैधानिक पद होता है। अगर ये पूरा मामला था भी तो क्या इस पर पहले सरकार को जांच नहीं करनी चाहिए थी? अगर सरकार की बहुत सारी एजेंसी है जिसका जिक्र केजरीवाल ने किया इस भाषण में, आपने सुना होगा, तो क्या वो सारी एजेंसी को कोई इनपुट नहीं मिला कि केजरीवाल किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या केजरीवाल के किस तरह के संबंध हैं? लेकिन अगर फिर भी अगर ये बात उठी है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी ज़रूरी नहीं है इस देश के लिए और ना ही कोई नेता सिर्फ ज़रूरी है, क्योंकि जब तक देश नहीं रहेगा तब तक पार्टी का कोई महत्व नहीं होता है। और देश की अखंडता और एकता के लिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, उसे इस पर पहल कर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल पर जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है वो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं और आप पार्टी के फाउंडर और कद्दावर नेता रहे हैं। उनके आरोप को इस तरीके से सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आरोप है वो देश विरोधी ताकतों से उनके संबंध होने की ओर इशारा करते हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हमारा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य है उस तथ्य को आधार में रखकर एक निष्पक्ष जांच हो और पूरी तरीके से जो भी जांच एजेंसी जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसे देश को अवगत कराना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें होगा। वो जिस तरीके से जनसभा में जाकर
अपने वोटर को कह रहे हैं कि उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को वोट के जरिए फ़ायदा नहीं होगा और जो कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है उसे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप लगाए गए थे केजरीवाल पर, क्या उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होती है या कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके तरफ से कुमार विश्वास की सुरक्षा को लेकर थ्रेट जारी किया गया है, जिस पर गृह मंत्रालय ने विचार करते हुए उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। इस पर भी कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा इसे भी सुन लीजिए। मैंने आज तक कभी कोई सुरक्षा नहीं मांगी। मेरी समझ, अगर सरकार की एजेंसीज का इनपुट है, मैंने तो अभी खबर देखी उसमें लिखा हुआ है कि आईबी और जो भी एजेंसीज होती हैं उनका इनपुट था, तो उसके इनपुट पे एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार का काम है। कुमार विश्वास देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कवियों में से एक हैं। अगर उनकी जान की सुरक्षा को कोई खतरा है और उन्हें सरकार वाई श्रेणी की सुरक्षा देती है तो इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। और किसी भी देश के नागरिक को अगर किसी भी लोगों से और किसी भी आतंकी संगठन से किसी तरह की जान माल का खतरा हो तो उसे सुरक्षा देनी चाहिए और इस पर कोई पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।